मैं विनय सत्यम। आज के इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे विगत 40 साल में चाइना एक नीचे से अचानक बहुत ऊपर आ गया। समझ रहे हैं कि दूसरी आर्थिक महाशक्ति बन गया। इसमें ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट उछाल मार के ऐसी को अचानक कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा पत्थर मिल गया कि उसको छूने से आगे बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी दो तरह से आगे बढ़ता है। पहला, स्वस्थ नीति ये होती है कि हम अपने अच्छे कामों से आगे बढ़ते जाएं। दूसरा ये होता है कि दूसरे को धक्के मार के आप आगे बढ़ जाओ। 40 साल पहले, यूं समझे कि 41 साल पहले आज से चाइना की स्थिति भारत से बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन 1978 में जो चाइना की जो नीतियां बनी और चाइना के आर्थिक स्थिति को, आर्थिक द्वार को में मूल परिवर्तन किया गया। तो ऐसे तो कहा जाता है कि चाइना का जो आर्थिक विकास का जो पितामह जिसको कहा जाता है, उसको माओ से तुंग है, जिन्होंने अपने आर्थिक स्थिति को सबके लिए खोला और बहुत सारे अपने आर्थिक नीतियों में बदलाव किया। और समझ रहे हैं कि उस समय बहुत ही वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टियों में एक बहुत ही उठापटक की स्थिति थी, लेकिन उसको उन्होंने पार किया। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से सफलता नहीं मिली। मेरे नज़र में उन्होंने एक बेस तो बना दिया, लेकिन मेन काम उसके चाइना के आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में जो मेन काम, जो मेन नीति है, उसको बनाने में डोंग सियाओपिंग जो है, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। उन्होंने हर चीज के एक एक पॉइंट को स्टडी किया। वो जानते थे कि आज उस समय जो आर्थिक महाशक्ति है उसको पीछे ढकेलना बहुत दुष्कर काम था, लेकिन उन्होंने अपनी नीतियों, बहुत कुटिल नीतियों के द्वारा उसको एक चाइना को एक स्तर प्रदान किया, जिससे वो चाइना आज विश्व के दूसरी आर्थिक महाशक्ति है। बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पहले अपने स्टडी में देखा कि हमको अपने देश में विदेशी निवेश लाना है, तो यहाँ की चाइना की जो स्थिति है उसको अच्छा दिखाना है। भाई समाज में जाना चाहिए ना कि ये जगह बहुत अच्छा है, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केटिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन बहुत गंदे स्तर पे चली गई। उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से देखा कि अगर हम पूरे विश्व के मीडिया को अपने साथ लाएं, तो और वो मीडिया चाइना को एक प्रोजेक्ट करे, अच्छे निवेश के रूप में, निवेश के स्थान के रूप में प्रोजेक्ट करे, तो ये चीज हमारे लिए बहुत अनुकूल होगा। लेकिन वो ये भी जानते थे कि आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलती है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही गंदी सोच से आगे बढ़ा कि आदमी दो तरह से आगे बढ़ता है, या आगे बढ़ जाए अपने अच्छे स्पर्धा के से आगे बढ़ जाए, या दूसरे को धक्का देकर बाहर कर दे। चाइना ने वही किया। डोंग साहब ने यही नीति अपनाई कि कैसे हम सारे निवेश को चाइना के अंदर लाएं। और उन्होंने वो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कायम कर दिया। उन्होंने पहला एक फंड बनाया जिसको गुप्त फंड कहते हैं। उससे
अपनी चाइना की जो स्थिति है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश करवाया और वो चाइना का गुणगान शुरू कर दिए और उसने हर तरह से चाइना को खेल का माहौल बनाना शुरू किया। और उस गुप्त फंड से जो डोंग ये भी जानते थे कि आसानी से कोई भी स्थापित जो कंपनियां हैं अपना देश नहीं छोड़ेंगी, वो स्थान नहीं छोड़ेंगी, तो उन्होंने उस देश के राजनीतिक दल जो लालची हैं, जो जयचंद्र तो हर जगह होते हैं, उनको तोड़ना शुरू किया और उसमें बहुत सफल भी हुए। सफलता दिन पर दिन आगे बढ़ती गई क्योंकि ये जो गुप्त फंड है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अगर आप ये देखें कि 1978 और 2019 में जो चाइना की जो जीडीपी है, जीडीपी करीब 3570 गुना बढ़ गई, बहुत बड़ी चीज थी। और उन सारे स्थापित आर्थिक महाशक्तियों को पीछे धक्का देते हुए, और आप भी ये देखें कि अगर चाइना का आर्थिक व्यापार देखा जाए 1978 से 2019 के बीच में ये 17,500 गुना बढ़ गया। आज की तारीख में जो चाइना का आर्थिक व्यापार है पूरे विश्व में 17,500 गुना ज्यादा बढ़ गया। इसमें वहां का योगदान तो कम रहा, लेकिन हर देश के जो जयचंद्र हैं वो आगे बढ़कर साथ दिए उनका। वो एज लाइक एक प्रतिनिधि के रूप में वो काम करने लगे। वो कंपनियों को समझाने लगे, कंपनी के विरुद्ध जो वहां का है और उसके तुलना दिखाने लगे कि यहाँ के स्थिति अच्छी, यहाँ की स्थिति से चाइना की स्थिति बहुत अच्छी है, आपका विकास बहुत ज्यादा होगा। और जो वहां के सारे नेता जो चाइना के प्रतिनिधि के रूप में वहां के जितने व्यापारिक संघ है, व्यापार के हैं, उनको सारी कंपनियों को दबाव बनाने लगे। आप ये समझ लीजिए कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व में जो आर्थिक भागीदारी है 1978 में 1.8% थी और आज 2019 में आपका 18.7% 18.7% आ गई। और ये चीज डोंग को अच्छी तरह मालूम था कि ये बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ना शुरू किया। और चाइना ने वही नहीं, उन सारे देशों को में उस फंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जहां पे उसकी आर्थिक स्थिति टकराने की स्थिति आज थी या भविष्य में। चाइना को भारत से भी बहुत ज्यादा खतरा था, तो उस चाइना ने उस फंड का जो उपयोग है भारत में भी बहुत ज्यादा किया, नेपाल में किया, पाकिस्तान में किया। भारत में आप अभी कुछ के विगत कुछ पिछले सालों का आप तुलना करें कि 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो विपक्षी दल प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सारे मुद्दे पर, जैसे चाइना और भारत का मुद्दा आता था तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वो चाइना के साथ आ जाते थे और उस रूप में माहौल बनाना शुरू करते थे कि भारत गलत है, कोई सत्ता पार्टी नहीं, वो भारत गलत है और वहां चाइना सही है। आप डोकलाम की स्थिति को देख ले, डोकलाम में भारत और चाइना के बीच में संघर्ष हुआ, संघर्ष की स्थिति आ गई थी। तो भारत के जो विपक्षी दल हैं वो सत्ता के में जो नेता हैं उनको पर कोई आरोप नहीं था, वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को पीछे ढकेलने का काम शुरू कर दिया। भारत की आलोचना,
भारत को अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाना, कि मतलब अराजकता की स्थिति में कि किसी तरह हो, किसी तरह भारत वहां से दब जाए। बहरहाल अब आ रहे हैं कोरोना पे। कोरोना एक तरह से नरसंहार हुआ और ये सभी लोग जानते हैं कि ये इसमें चाइना का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उस गुप्त फंड का करामात देखिए कि कोई भी देश या कोई भी मीडिया आज चाइना को, मतलब सबको बात नहीं कर रहे, करीब 60-70% जो मीडिया है और चाइना का दोष नहीं दे रहा, किसी तरह उसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, चाइना ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, उसमें ये खामी थी, ये था, ऐसा, मतलब उसको चाइना को बचाने के लिए पूरा स्वरूप बनाना शुरू कर दिया। अब आ रहे हैं कि भारत और चाइना पे जो सीमा विवाद हो रहा है, दिन पर दिन होता जा रहा है, उसमें भी भारत के जो विपक्षी दल हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो भारत को दबाना शुरू कर दिए, भारत को नीचा दिखाना शुरू कर दिए कि किसी तरह वो भारत वहां दब जाए और चीन अपने बात पर कायम हो जाए, जिससे हम जनता को समझा सके कि नहीं, ये जो मोदी है वो गलत है, इनके कारण ये गलत हुआ। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे भारत का नुकसान हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये चीन के प्रतिनिधि के रूप में बिल्कुल खुलेआम काम कर रहे हैं। अब आप दूसरे रूप में आइए, भारत में खुलेआम लोगों ने भारत के टुकड़े होने का समर्थन करना शुरू कर दिया। भारत के वो दल जो सत्ता में रहे, क्योंकि वो सत्ता में हटते ही बहुत सारी चीजें उनके से हाथ से निकलना शुरू हुई। भाई, उनको शुरू से आदत थी कमीशन खाने की, उनको मिला नहीं तो उस फंड का यूज करना शुरू कर दिए और भारत में अराजकता की स्थिति पैदा करना शुरू कर दिए। क्योंकि सबको ये था कि नरेंद्र मोदी विदेशों से निवेश मंगा रहे हैं और चाइना को ये मंजूर नहीं था। जब कोई चीज को मंजूर नहीं है तो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। तोड़ने के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत की मीडिया और भारत के कुछ नेता खुलेआम आ रहे थे। अभी कोरोना के मामले में ही कांग्रेस के लोकसभा के विपक्ष के नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी जी चीन के विरुद्ध एक वक्तव्य देते हैं और उन पर कांग्रेस के नेताओं, उनके आकाओं द्वारा इतना दबाव डाला गया कि 24 घंटे के अंदर उनको वो वक्तव्य वापस लेना पड़ा। यहां की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत में हजारों की संख्या में लोग मर गए, हजारों की संख्या में बेरोजगार हो गए, लेकिन वो अपने सबको लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिए कि किसी तरह ये ऐसी यहां पे अराजकता वाली स्थिति पैदा कर दी जाए जिससे कि कोई भी जो विदेशी निवेश है वो भारत ना आ सके और ये माहौल बनता जाए। पूरे विश्व में फैलाना शुरू कर दिया गया कि नहीं, यहाँ पे माहौल कोई व्यापार करने के लिए सही नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा करने लगी कि अभी ये हो रहा है। आपको हंसी तब आती है जब मोदी के सूट के रूप में एक अराजकता की स्थिति पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसा है कि ठीक है, आपको विपक्ष में है, आपको आलोचना, सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन ये चाइना के प्रेम में, चाइना के आर्थिक फंड जो गुप्त फंड है उसके लालच में इतने भक्त हो गए कि वो बिल्कुल जयचंद्र की स्थिति में आ गए कि आपको जो करना है कीजिए, हम तो वही करेंगे जो चाइना को पसंद है। और चाइना के विकास में सिर्फ चाइना के ही हाथ नहीं, वो स्थिति आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट में जो क्लिंटन थे, वहां के राष्ट्रपति क्लिंटन थे, ओबामा थे,
उन्होंने भी अपने देश के जो कंपनियां थी वो उनको चाइना में जाने का सीधा रास्ता बनाया, उसके हितों की रक्षा करना शुरू कर दिया। अब पता नहीं क्यों ऐसी स्थिति क्यों आई, लेकिन जब हमारे ट्रंप बने उन पर भी एक आरोप लगा कि इनको जिताने में विदेशी फंड का इस्तेमाल हुआ। आप ये बहुत छोटी घटना नहीं है, यहां पे मात्र सबको रोकने का, विदेशी निवेश को रोकने का मात्र एक ये था कि भारत में निवेश ना आए, और चाइना को ये था कि अगर भारत में निवेश आना शुरू हुआ तो हम पीछे चले जाएंगे। इसी से बचने के लिए वो चाइना ने इन लोगों का इस्तेमाल करना शुरू किया, और ये खुलेआम ढीठ की तरह वो खुलेआम आपके आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है, चाइना सही है, आप गलत हो। मतलब चाइना वहां सही है, यहां भारत गलत है। भारत का बिल्कुल विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने। और यूनाइटेड किंगडम के जो जॉन मेजर थे, जो पहले प्रधानमंत्री थे, टोनी ब्लेयर थे, उन्होंने भी चाइना के पक्ष में बहुत सारे पॉइंट को लेकर, बहुत सारे पॉइंट कि सारे कंपनियों को, मतलब चाइना के समर्थन में उन्होंने नीतियां बनाना शुरू कर दिया, जिससे चाइना का विकास दिन पर दिन बढ़ता चला गया। अब हम आ रहे हैं कि ये चीज भारत में ही नहीं, चाइना ये खेल सारे विश्व में कर रहा है। आप पाकिस्तान को ले लीजिए, कहने को पाकिस्तान चाइना का अभिन्न मित्र है, लेकिन वो जो उसको आर्थिक सहायता देता है वो सबसे अधिक ब्याज पर देता है, और वहाँ की जनता तो बोलती ही नहीं है, नेता और मीडिया सब शांत है, इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठती है। क्यों? इसलिए वो गुप्त फंड काम करता है वहां पे। मलेशिया, श्रीलंका में ये स्थिति आ गई है कि वहां की सरकारें भी बदलने की स्थिति में चाइना है। जो भारत का एक मित्र देश नेपाल हुआ करता था, वो भी, वहां की भी स्थिति ऐसी है कि वहां का सारा विदेश नीति, सारी नीतियां चाइना से होकर गुजरती है, उन्हीं के आधार पर बनता है, क्योंकि उसने हर किसी को आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज देना शुरू कर दिया। ये गुप्त है, ये तो खुलेआम होता नहीं है, ये गुप्त रूप से, ये खुलेआम अपने देश से ही गद्दारी करना शुरू कर दिए। आज स्थिति है कि चाइना नेपाल का जो, अब हम लोग आ रहे हैं कि उसके बाद जब 2013 में शी जिनपिंग जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस चीज को और ज्यादा विस्तार करना शुरू कर दिया। उस गुप्त फंड का अनुमान में कहा जाता है कि 350, 350 से 400 करोड़ रुपया इस फंड, 350 से 400 करोड़ डॉलर इस गुप्त फंड में रखा गया है, और हर साल दिया जाता है। हर साल चाइना के पक्ष में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उसके पक्ष में करने के लिए ये खर्च करता है, कि जिससे कि ये चाइना की जो मार्केटिंग है वो स्ट्रेटजी बनी रहे। अब आ रही है अमेरिका और रशिया, और भी जो हमारे आर्थिक महाशक्ति थे, वो पीछे क्यों हो गए? वो पीछे ये हो गए कि आर्थिक स्पर्धा में अगर हम नहीं है तो तुम भी न रहो, तीसरा फायदा उठा जाए। अमेरिका और रशिया की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये देखें तो हम तो आज पुतिन को बहुत ही सफल राजनेता तो नहीं मानते हैं, क्योंकि आप चाइना ने उनको आगे करके हर तरह से बेवकूफ बनाया। उनके सारे, चाइना रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, और रशिया जानता भी है कि वो हमारे सारे चीज का वो नकल बना लेता है, उसका कॉपी कर लेता है और हमको आर्थिक घाटा करता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ही, उसकी के पीछे पीछे चलने वाले। इसके पहले चाइना आगे, रशिया आगे था चाइना के
उसके ग्रुप में हुआ करते थे। अब वो चीज़ पलट गया है, क्योंकि रशिया की नीति दिन पर दिन पीछे बैठे सैनिक की होती जा रही। अब अमेरिका और रशिया की बात कर रहे हैं कि ये दिन पर दिन पीछे क्यों आ रहे हैं। हम लोग बचपन में एक कहानी सुनी थी, बंदर और दो बिल्लियों की। दो बिल्लियों को एक रोटी मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसी रोटी के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। तो उसी समय एक बंदर आता है, बंदर कहता है कि भाई ऐसा करते हैं कि हम तुम दोनों को आधी आधी बांट देते हैं। एक तराजू लाता है, दोनों को आधा करके डाल देता है। तो एक कुरेट तो आधा आधा हुआ नहीं, एक पल्ला ये भारी हुआ, तो उसमें से आधा तोड़ के खा लिया। फिर दूसरा वो हल्का हो गया, दूसरा भारी हो गया, तो उसको तोड़ के खा लिया। धीरे धीरे दोनों जो रोटी के दोनों पार्ट जो खा गया, और दोनों बिल्लियां फिर अपने घर चली गई। वही स्थिति अमेरिका और रशिया की है। हम कोरोना पे आते हैं। आज पूरे विश्व में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, नरसंहार हो गया, लेकिन आज सारा कुछ मीडिया में अगर राजनेताओं को देखा जाए तो सब शांत हैं, सब मस्त हैं। अब भारत में आ रहे हैं। इस कोरोना के महामारी में भी हमारी जो विपक्ष कांग्रेस, ऐसे लोग गेम खेलना शुरू कर दिए। किस लिए? कि वो पीछे रह जाए, भारत पीछे हो जाए, क्योंकि चाइना से आज के डेट में सारी कंपनियां वहां से छोड़ के आने का मन बना रही। भाई कंपनियों को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी और लेबर चाहिए। चाइना के विकास में वहां का जो लेबर कॉस्ट कम है, योगदान रहा है, इस चीज को कोई इनकार नहीं करता। लेकिन भारत भी की जो लेबर कॉस्ट है सारी दुनिया से कम है, वो उससे स्पर्धा कर सकता है। तो चाइना को वहां पे एक डर सा लगा, तो तुरंत अपने प्रतिनिधि को, जितने यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मीडिया और नेताओं को एक्टिव कर दिया, और सारे जगह से, भारत के सारे आर्थिक गलियारों से ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया गया, यहां से भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, ये मैसेज देने के लिए। भाई आप वहां जाएंगे तो आपको लेबर मिलेंगे ही नहीं, तो आप किससे काम कराएंगे? भाई बात तो सही है। अगर वहां पे कहीं भी कोई गया, उसका मूलभूत चीज नहीं मिलेगा, लेबर नहीं मिलेगा, तो किससे काम कराएगा? भाई जो ऐसा तो नहीं कि वहां से कंपनियां हजारों करोड़ की होती हैं, सैकड़ों करोड़ की होती है, कि ऐसा नहीं कि आज हटा के वहां से हटा कर यहाँ, कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत गहन उसकी नीति होती है, और ये पूरा प्रचार और मीडिया ने अपना काम चालू रखा कि नहीं, ये ऐसा, आप यहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पे दंगे होते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, दंगे हैं, मारामारी है। तो ये सब इसलिए किया गया कि जितनी कंपनियां भारत आ रही हैं उनको डराया जा सके, और वो चाइना छोड़ के ना जाए। ऐसा नहीं है कि वो भारत में आए, भारत में आए तो अगर आ जाते हैं तो इनको ये डर है कि अगर आ गए तो इधर चाइना की जो आर्थिक स्थिति है उसको घाटा होगा, आर्थिक घाटे में जाएगा। उसको बचाने के लिए, भारत को फायदे के लिए नहीं, ये नेगेटिव चल रहा है कि चाइना की स्थिति बनी रहे, जिससे वो गुप्त जो फंड है उससे उसको लाभ उठाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी क्यों चुपचाप चाइना के प्रतिनिधि से मिलते? चाइना के विरुद्ध कोई भी वक्तव्य नहीं देने से अपने सारे नेताओं को रोकना शुरू कर दिया, और सारा दोष भारत पर, सरकार पे नहीं, भारत पर डालना शुरू किया। भारत वहां गलत है, यहां गलत है। भारत, मतलब इसकी स्थिति है कि आज अब क्या कहा जाए कि भारत की इतनी भी, कितना भाग चाइना ने कब्जा कर लिया, इसके विरुद्ध सारा कुछ शांत है। इसलिए मीडिया भी चुप है। क्यों? क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं है, वो सारा कुछ उस गुप्त धन से वो ढका हुआ है। उसके एहसान तले इतने दब चुके हैं कि इनके विरुद्ध कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और हमारे कुछ जो इनके अंधभक्त हैं वो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, जो वहां था
वो सही है, जो चाइना ने किया वो सही है। एक बार तो संसद में लोगों ने जवाहरलाल से पूछा कि वो तो वहां पे कब्जा कर लिया, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। कहे कि वहां पे कुछ नहीं होता है, चला गया सो चला गया। सोचिए इतनी बड़ी बात, चला गया मतलब उसकी कोई बात नहीं करे, जो चला गया वहां कुछ होता नहीं था। तो उस सांसद महोदय ने बोला कि हमारे सर पे भी कुछ नहीं होता है, उसको भी काट दिया जाए। और यहाँ की जनता ऐसे नेताओं के ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है, लेकिन क्यों जा रहे हैं समझ में नहीं आता है कि ठीक है उनको तो आर्थिक लाभ है, आपको क्या मिल रहा। दोस्तों ये अब आप इस पर विचार कीजिए, अपने विचार कमेंट पे लाइए और इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगला जो भी हमारा डिस्कशन हो, जो भी हम पक्ष उठाएं, जो भी विषय उठाएं, उस पर आप पर डायरेक्ट ये वीडियो जा सके। थैंक यू।